गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आप सब घर पे होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम पहले बेसिक से। आप सॉल्यूशन के बारे में एक बार पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में। आपने वहाँ क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनस कंपोनेंट है जो जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर या शुगर एंड वाटर या ग्लूकोज एंड वाटर एक्सेट्रा। कई सारे हो सकते हैं। अब समझेंगे क्या मतलब होता है होमोजेनस मिक्सचर का। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि सल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि जो सल्यूट होगा वो सॉल्वेंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है? तो एक चीज ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सल्यूट वो होता है जो लो क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट वो होता है जो हाई क्वांटिटी में होता है। जैसे एग्जांपल कि अगर हम एक गिलास पानी में अगर हम एक चम्मच चीनी घोल दें तो वो क्या हो, वहां पर क्या है? वहां पर वाटर जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है, और जो शुगर है वो क्या है? सल्यूट है। यानी कि जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जो कम क्वांटिटी में है वो सल्यूट कहलाएगा। चलिए पहली चीज हो गई। अगली चीज देखते हैं। एक और टर्म आता है कभी कभार, मिक्सचर। देखिए, किसी भी दो चीज या दो से अधिक चीजों को हम मिला दें वो मिक्सचर हो जाता है। मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, जैसे आप मिट्टी और बालू मिला दीजिए, मिट्टी और पानी मिला दीजिए, बालू और पानी मिला दीजिए, कंकड़ पत्थर मिला दीजिए, कुछ भी आप मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर। उसको और लेकिन सॉल्यूशन भी क्या है? एक तरह का सॉल्यूशन भी क्या है? एक तरह का मिक्सचर। अब देखिए, मिक्सचर अगेन दो तरह के होते हैं। एक होता है हेट्रोजीनस और एक होता है होमोजीनस। हेट्रोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं जो एक दूसरे में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते, या यूं कह सकते हैं कि जहां पर सल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता। जैसे कि अगर हम पानी में बालू डाल दें तो हम ये पाएंगे कि बालू जो है वो कुछ देर बाद नीचे जाके बैठ जाता है, या अगर हम पानी में मिट्टी मिला दें तो हम ये पाते हैं कि जो मिट्टी होता है वो पानी में जाके नीचे बैठ जाता है। वो कहलाता है क्या? हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मतलब जहां सल्यूट यानी कि जो लो क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट यानी कि जो हाई क्वांटिटी में है उसमें पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता। होमोजेनस का मतलब ये होता है कि जहां पर सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। जैसे कि अगर हम चीनी को पानी में घोले तो जो चीनी होता है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये एक चीज बात और है कि वो सल्यूट जो होता है होमोजेनस मिक्सचर में सॉल्वेंट में इवनली डिसॉल्व होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक गिलास पानी में चीनी घोल दें तो आप पानी यहां से पीजिए या पानी यहां से पीजिए, आपको मीठा एक सा लगेगा। यानी कि जो सल्यूट है वो ओवरऑल सॉल्वेंट में क्या है? इवनली डिसॉल्व है। यानी कि आप यहां से भी पिएंगे तो भी आपको उतना ही मीठा लगेगा जितना कि आप यहां से पिएंगे। दूसरी चीज, आप उसको कितने भी देर के लिए रख दीजिए, चीनी कभी भी नीचे जाके तल में नहीं बैठेगा। इसका मतलब, इसके दो मतलब हुए। पहला मतलब हम ये याद रखेंगे कि जहां सल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिसॉल्व होता हो, और दूसरा ये तरीका कि जो सल्यूट है वो ऐसे रख देने पर या स्टेबल कर देने पर वो नीचे नहीं बैठता। उसको हम बोलते हैं क्या? होमोजेनस मिक्सचर। तो देखिए, फिर मैं एक बार रिवाइव कर दूं। हमको आज पढ़ना है सॉल्यूशन, क्योंकि ये आपके चैप्टर में नहीं है, ये है 9th की चीज, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा दिया। देखिए, हमने पढ़ा मिक्सचर कोई भी दो या दो से अधिक चीजों को आप मिला दीजिए वो कहलाता है मिक्सचर। मिक्सचर दो पार्ट्स में बढ़ते हैं, हेट्रोजीनस और होमोजीनस। हेट्रोजीनस वो मिक्सचर्स होते हैं जहां पर सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता।
होमोजेनस वो मिक्सचर होता है जहां पर सल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, जैसे सॉल्ट एंड वाटर एंड शुगर एंड वाटर एंड एक्सेट्रा। और एक बात और मैंने बोला था कि सल्यूट सॉल्वेंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है या इवनली डिसॉल्व होता है, जैसे ऊपर से पीजिए या फिर नीचे से पीजिए आपको लगेगा एक सा। चलिए अब अगेन सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी में होगा उसको बोलेंगे लो सल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट। तो यहां तक आपका बेसिक था, और यहां से मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। एक चीज और मैं बता दूं आपको, एनसीईआरटी ने एक नया सिलेबस जारी किया हुआ है जिसका मैं लिंक जहां पे भी ये वीडियो होगा उसके नीचे आपको मिल जाएगा। आप सभी लोग क्या करिए, उस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करिए। रीजन इसका ये है कि इस बार कुछ दिक्कतें आई हैं, आपने देखा है जैसे कि कोरोना वायरस आप सभी को पता होगा, तो उसकी वजह से क्या किया गया है, इस बार सिलेबस को कुछ मॉडिफाई किया गया या कुछ हटाया काटा गया उसमें से। तो आपको मैं वहाँ पे दिलवा दूंगा आपको, उस लिंक पे जाइए, वहाँ से आप पहले सिलेबस डाउनलोड करिए और जैसा जैसा सिलेबस कहा है एग्जैक्टली वैसे ही क्या करिए, आप उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये तो बात हो गई बेसिक्स की। एक और एनसीईआरटी में चीज दी हुई है जो आपको पढ़ना जरूरी है, वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, आप जब अपने एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको उस पर इतना बड़ा सा चार्ट मिलेगा और उसमें कुछ ऐसे 3-4 कॉलम्स बनाए हुए हैं, और देखिए क्या है। चलिए देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो 3 तरह के आपको सॉल्यूशन मिल सकते हैं, पूरे 9 तरीके के सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं। क्या, जैसे सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल। मैं पहले बता चुका हूं, सॉल्वेंट मतलब जो अधिक मात्रा में है, सॉल्यूट मतलब जो कम मात्रा में है। सॉल्वेंट, चलिए हम क्या करें, गैस ले लें, गैस ले लें, गैस ले लें। अगेन हम सॉल्वेंट क्या करें, लिक्विड ले लें, लिक्विड ले लें, लिक्विड ले लें। अगेन हम क्या करें, अगेन हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट सॉलिड ले लेंगे, सॉलिड ले लेंगे, सॉलिड ले लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूट की। तो देखिए कैसे फिल करना है, एक बार सॉल्यूट को गैस मान लीजिए, एक बार लिक्विड मान लीजिए, एक बार सॉलिड मान लीजिए। अगेन आते हैं, एक बार गैस मान लीजिए, एक बार लिक्विड मान लीजिए, एक बार सॉलिड मान लीजिए। अगेन एक बार सॉल्यूट को गैस मान लीजिए, एक बार लिक्विड मान लीजिए, एक बार सॉलिड मान लीजिए। चलिए ये 9 तरीके का सॉल्यूशन आपको अपने एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर आपको 8 तरीके का भी मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम 9 तरीके को पढ़ते हैं तो फिलहाल हम उसी पर क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। चलिए अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन आप कई प्रकार से बना सकते हैं। कई प्रकार से मतलब कि आपको सॉल्यूशन जो है, एक मिनट, हाँ चलिए अब देखिए सॉल्यूशन आप कई प्रकार से बना सकते हैं। सॉल्यूशन आप मिला के 9 तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो तीन हिस्सा है इसको बोलेंगे आप गैसेस सॉल्यूशन। ये जो आपका 3 हिस्सा है यानी कि लिक्विड वाला, इसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। और ये जो 3 हिस्सा है इसको बोलेंगे आप सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए जहां पर सॉल्वेंट गैस है उसको बोलेंगे गैसेस सॉल्यूशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके, हाँ चलिए मैं एक चीज और आपको बता दूं, देखिए मेरे ध्यान में आ गया। कहीं कहीं पर ये बात सही है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, हम ये सिंपल कह देते हैं कि जहां पर क्वांटिटी लो होगी उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और जहां पे क्वांटिटी अधिक होगी उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट। चलिए ठीक है, सही बात है। हालांकि ये थ्योरी बिल्कुल एग्जैक्ट फिट नहीं बैठती। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं छोटा सा, मुझे ध्यान में आ गया। हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन तब भी आप एक्स्ट्रा जानकारी के लिए जान जाइए। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आप क्या करिए, 54 ग्राम H2O में 98 ग्राम H2SO4 मिला दीजिए।
ठीक है, क्या बोला मैंने बोला कि 54 ग्राम H2O में 98 ग्राम H2SO4 मिला दीजिए। दोनों लिक्विड अवस्था में है तो यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है कैसे मिलाएंगे हम। क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें 54 ग्राम H2O को डाल देना है और उसी में 98 ग्राम H2SO4 को डाल देना है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ पे कौन सोल्यूट और कौन सॉल्वेंट होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर अभी आप तुरंत बताए हैं कि जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, सल्यूट, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। लेकिन यहां पर ये थ्योरी गलत हो जाती है, जैसे दिखाते हैं आपको कैसे। अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है 54 ग्राम में, अब एक दिक्कत हो गई, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस चीज को आप बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि यही ये पूरा आधार है आपका केमिस्ट्री का। क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलिए आइए निकालते हैं। यहाँ पे गिवन मास कितना है 50 H2O का 54, यानी कि इसका n कितना हो जाएगा 54 अपॉन, और H2O का वेट कितना होता है 18 होता है, 16 + 2 18, यानी कि इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है 3। इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा 98, और इसको आप जब जोड़ेंगे तो इसका भी आएगा 98, इसका होगा 1। अब यहाँ कहानी बदल गई, यहां पे 54 ग्राम H2O में 3 मोल्स हैं और 98 ग्राम H2SO4 में 1 मोल है। तो यहां पर अब ये उल्टा हो गया, मतलब अब यहां पर ये सॉल्वेंट हो जाएगा और ये सल्यूट हो जाएगा। या अब ये तो यानी कि मेरे कहने मतलब कि यहां पे हमने क्वांटिटी से डिसाइड ना करके हमने मोल से डिसाइड किया। तो ये भी जानिए कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स अधिक होंगे वो सॉल्वेंट कहलाएगा और जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो सल्यूट कहलाएगा। ये बहुत डीप की बात है। अगर आपको केवल ऊपर एनसीईआरटी को लेकर चलना है तो आपको ये चीज उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि जो ज्यादा जानना चाहते हैं उनके लिए भी ये चीज नेसेसरी है। चलिए ठीक है। अब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो हमने देखा कि जहां पे सॉल्वेंट गैस है उसको मैंने बोला गैसेस सॉल्यूशन, जहां पर सॉल्वेंट लिक्विड है उसको हमने बोला लिक्विड सॉल्यूशन, और जहां पर सॉल्वेंट सॉलिड है उसको हमने बोला सॉलिड सॉल्यूशन। इसका मेरे कहने का मतलब इसको यहां पर यह है कि आप सॉल्यूशन में जब कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। कंपोनेंट गैस भी हो सकता है, कंपोनेंट सॉलिड भी हो सकता है और कंपोनेंट लिक्विड भी हो सकता है। चलिए आइए बात करते हैं पहले की। अब देखिए, पहला कहता है कि जहां पर सॉल्वेंट भी गैस हो और सल्यूट भी गैस हो, जैसे कि एयर। अब जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन गैस को और नाइट्रोजन गैस को मिला दीजिए, और मिला ही है, आपके एटमॉस्फेयर में दिखता ही है भाई। आप तो ऐसा नहीं बता सकते कि ये नाइट्रोजन है तो वो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऐसा आप नहीं बता सकते। मतलब आपका जो एयर है वो एक तरह से होमोजेनस मिक्सचर है। उसी एयर में आपको O2 और N2 ही मिलेंगे, यानी कि O2 और N2 का मिक्सचर क्या कहला जाएगा, एग्जाम्पल होगा किसका, गैस इनटू गैस का। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में क्या है, दोनों। अब इसमें जो ज्यादा होगा उसको आप सॉल्वेंट बोल देंगे, जो कम होगा उसको आप सॉल्यूट बोल देंगे। इस पे उतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि यहां पर उतना हमें डीप नहीं जाना है। बस मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बेहतर करने के लिए मैंने वो चीज आपको अलग से बता दी है। तो देखिए, यहां पर जो ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट बोल दीजिएगा और जो कम होगा सल्यूट बोल दीजिएगा। हालांकि दोनों गैस है, तो जब दोनों गैस है तो यानी कि इस मिक्सचर को हम बोलेंगे गैस इन गैस का। चलिए, दूसरा कहता है लिक्विड इन गैस का। अब देखिए क्या है, यानी कि यहां पर सॉल्वेंट जो होगा वो फिर से गैस होगा और जो सल्यूट होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। यानी कि अगर क्लोरोफॉर्म को अगर आप नाइट्रोजन गैस के साथ मिला दीजिए तो तब जो सोल्यूशन निकल कर आएगा वो होगा गैस इन लिक्विड। क्या किए हैं हमने क्लोरोफॉर्म को लेकर नाइट्रोजन गैस में मिला दिया है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, लिक्विड, नाइट्रोजन क्या है, गैस। तो ये क्या कहलाएगा आपका, लिक्विड इन गैस। याद रखिए, एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, बस मैंने वो आपको समझाने के लिए यहां पर दिया हुआ है। आप और भी सारे एग्जाम्पल खुद से खोज सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सॉलिड इनटू गैस। अब देखिए, यानी कि सॉलिड जो होगा वो गैस में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो ज्यादा मात्रा में होगा वो गैस होगा और जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। तो अगेन क्या करिए आप, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस।
यानी कि नाइट्रोजन गैस में कैम्फर को या कैम्फर में नाइट्रोजन गैस को मिला दीजिए तो क्या बनेगा वहां पे, जो सोल्यूशन बनेगा वो किसका एग्जांपल होगा, लिक्विड इन गैस का। चलिए अब हम बात करते हैं गैस इन लिक्विड की। गैस इन लिक्विड की बात क्या करें, तो गैस इन लिक्विड की बात करें तो बहुत आसान सा एग्जांपल है, आप जानते होंगे, जैसे क्या, ऑक्सीजन इन वाटर। भाई मछलियां कैसे जिंदा रहती हैं पानी में, क्योंकि उन पानी में ऑक्सीजन मिला हुआ है, पानी में ऑक्सीजन मिला है तो क्या होगा, वो उसी ऑक्सीजन का यूटिलाइज करती हैं क्या करने के लिए, सांस लेने के लिए। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो घुला है वाटर में वो क्या है, ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन इन वाटर क्या होता है, गैस इन लिक्विड होता है। यानी कि यहां पर सॉल्वेंट क्या था, लिक्विड, और गैस क्या था, सल्यूट। तो अगर पानी में जो ऑक्सीजन घुला है उसको क्या, उसको किसका एग्जांपल हो जाएगा, गैस इन लिक्विड का। लिक्विड इन लिक्विड की बात करूं तो क्या, बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या है, अल्कोहल इन वाटर। भाई शराब क्या है, लिक्विड है, पानी क्या है, लिक्विड है, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड हो जाएगा। उसको कैसा बोलेंगे, लिक्विड इन लिक्विड, और वो कैसा सोल्यूशन होगा, लिक्विड सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड की। तो सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो इसका भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है इसका, ग्लूकोज इन लिक्विड। ग्लूकोज इन लिक्विड में वही एग्जांपल ले रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी वजह से मैं वही एग्जाम में एनसीईआरटी से मैं देख के लिख रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा जब आप उसको पढ़ें तो आप थोड़ा सा उसको रिलेट कर पाए अपने आप से। तो देखिए ग्लूकोज इन लिक्विड क्या है, ग्लूकोज कैसा होता है आपने देखा होगा, ग्लूकॉन डी आपने देखा होगा, जब आप पैकेट खोलते हैं ग्लूकॉन डी का, तो जब आप ग्लूकॉन डी देखते होंगे तो आप पाते होंगे ग्लूकॉन डी क्या होता है, सफेद रंग का व्हाइट पाउडर होता है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। और जब उसको आप पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, पानी में वो डिजॉल्व हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। यहाँ पर आप चाहिए तो सॉल्ट इन लिक्विड भी का एग्जांपल भी ले सकते हैं, शुगर इन लिक्विड का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ग्लूकोज को आप लिक्विड में घोलते हैं, यानी कि जब सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो क्या कहलाता है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए अब हम बात करते हैं गैस इन सॉलिड का। गैस इन सॉलिड का क्या होगा, आपने एक 9th या 10th में आपने एक वो पढ़ा होगा रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन में कि वहां पर हाइड्रोजन और पैलेडियम का यूज करते थे, पैलेडियम ऐसा कैटलिस्ट यूज करते थे, हाइड्रोजन ऐसा मीडियम यूज करते थे। आप देख वहां पे आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर अभी बाद में आगे आएगा तो मैं समझा दूंगा आपको। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम क्या कहलाएगा, गैस इन लिक्विड, मतलब हाइड्रोजन इन पैलेडियम। देख लीजिए ओके मैम, ठीक है ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, गैस इन सॉलिड की, यानी कि अगर आप हाइड्रोजन को पैलेडियम में डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, गैस इन सॉलिड मिल जाएगा। अगला आता है लिक्विड इन सॉलिड। देखिए इसका भी एग्जांपल है, एक टर्म आता है एमेल्गम, जान लीजिए सब एक्स्ट्रा चीजें हैं यूज। देखिए कभी भी अगर आप मरकरी के साथ कुछ मिलाएंगे तो एक हम टर्म हमेशा इस्तेमाल करेंगे एमेल्गम, कुछ भी मिलाइए। अगर कभी भी आप मरकरी का यूज कर रहे हैं कोई मिक्सचर बनाने के लिए, कुछ बनाने के, कुछ भी बनाने के लिए, तो अगर कहीं पर मरकरी का इस्तेमाल हुआ है तो उसको बोला जाएगा एमेल्गम। ये बात क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एमेल्गम ऑफ मरकरी इन, एमेल्गम ऑफ मरकरी इन कहां, सोडियम। मैं पर बोल भी दे रहा हूं, एमेल्गम ऑफ मरकरी इन सोडियम, यानी कि सोडियम में अगर आप मरकरी मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, लिक्विड इन सॉलिड। अब आपको पता है कि सोडियम कैसा होता है, सॉलिड, और मरकरी कैसा होता है, लिक्विड, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिक्विड इन सॉलिड। चलिए सॉलिड इन सॉलिड बहुत आसान है, एलॉयस, सिंपल सा एक बात, कहानी हो गया क्या, एलॉयस। एलॉयस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोलूं ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है, ये कॉपर और टिन का मिक्सचर है। कॉपर क्या है, सॉलिड, टिन क्या है, सॉलिड,
यानी कि ये क्या बनाएगा, ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज क्या है, सॉलिड, और सॉलिड का क्या है, क्या है सॉलिड एंड सॉलिड का मिक्सचर, और सॉलिड एंड सॉलिड का क्या है, एक तरह से सॉल्यूशन है। तो देखिए ये 9 तरह के हमने सॉल्यूशंस पढ़े हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इसको लिखने का आसान, बेहद आसान तरीका हालांकि आएगा नहीं, लेकिन आप अपनी जानकारी में अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। आप पहले क्या करिए, पहले लिखिए सॉल्यूशन या लिखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल। पहले आप सॉल्वेंट में लाइन से लिखिए गैस गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। फिर आप क्या करेंगे, सॉल्यूट में गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। ये बात आपको याद करना पड़ेगा। गैस इन गैस का एग्जांपल क्या था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर। लिक्विड गैस का एग्जांपल क्या था, क्लोरोफॉर्म विथ नाइट्रोजन गैस। सॉलिड गैस का एग्जांपल क्या था, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। गैस लिक्विड का क्या एग्जांपल था, ऑक्सीजन इन H2O। लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल क्या था, अल्कोहल इन वाटर। सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल क्या था, ग्लूकोज इन लिक्विड। गैस सॉलिड का एग्जांपल क्या था, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल क्या था, एमेल्गम ऑफ मरकरी इन सोडियम। और सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल क्या था, एलॉयज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको बहुत हद तक क्लियर हो गई होंगी। तो ऐसा एक दिक्कत वाली बात है कि मेरे पास आज वो नहीं है, एनसीईआरटी की मेरे पास वो टॉपिक्स नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये जो चीज़ें थी ये बस अभी तक बाहर की चीज़ें थी, ये असली चीज़ नहीं है। अब आपका असली चीज़ इस्तेमाल होता है, यहाँ से आपका सॉल्यूशन चैप्टर एग्जैक्टली स्टार्ट होता है, जो आपके बोर्ड में आएगा, जो आपको जेई में आएगा, जो आपके नीट में आएगा। यहाँ तक की सारी चीज़ें आपके बेस के लिए थे। अब जो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं वो आपके मेन है, और यहीं से आपका चैप्टर सही मायनों में स्टार्ट होता है। चलिए, तो अगर आप यहाँ तक की चीज़ें पहले से जान रहे होंगे तो यहाँ की तक की चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा, कुछ ना कुछ नया चीज़ हमेशा मिलता है, और हम कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना से जितना हो सके उतना पढ़ सकें। चलिए अब देखिए, जो मैं यहाँ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ यही मैं सेम चीज़ें क्लास फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स में भी पढ़ाऊँगा। जैसे जब मैं क्लास फर्स्ट ईयर में 11th में जब मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगा तो मैं यही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यानी कि या तो आप जान सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट, हालांकि आप लोग 12 में पहुंच चुके हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। इस वजह से फर्स्ट ईयर को भी पढ़ना नेसेसरी होता है, क्योंकि इंटर में बहुत ज़्यादा रीड करता है वो। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या पढ़ेंगे हम, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि मैं पहले बोला कि वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं वही पढ़ाऊंगा आपको जो आपके सिलेबस में दिया होगा। आपके सिलेबस में जो मुख्यतः दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ppm, ppb, मोलैरिटी, मोलैरिटी नहीं, पहले उसके पहले क्या चीज हम पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैरिटी। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। यही सेम चीज़ फर्स्ट ईयर में है, यही सेम चीज़ सेकेंड ईयर में है, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा आपके सिलेबस में, आपके एनसीईआरटी में, या आपके जेईई में या नीट में। तो इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स। अब पहले पढ़ने से पहले अब हम ये समझे कि कंसंट्रेशन टर्म्स होता क्या है। चलिए ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ आपसे कि आप क्या करिए कि 2 ग्लास लीजिए और उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पानी डाल दीजिए। जैसे कि आपके पास क्या है, आपके पास 2 ग्लास है और दोनों ग्लास में 100 ml पानी है। आपके पास 100 ml पानी है। अब क्या करेंगे कि अब मैंने बोला कि इसमें क्या करिए, आप 25 ग्राम शुगर सॉल्ट मिला दीजिए और इसमें 100 ग्राम सॉल्ट मिला दीजिए, या शुगर मिला दीजिए, सॉल्ट नहीं,
शुगर मिला देते हैं। चलिए, हमने क्या किया, 2 गिलास लिया, दोनों गिलास पे 100 ml पानी लिया और हमने ये कहा कि इस गिलास में आप डाल दीजिए 25 ग्राम चीनी और इसमें डाल दीजिए आप 100 ग्राम चीनी। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इन दोनों में से ज़्यादा मीठा कौन है, तो मुझे नहीं लगता कि आप 1 सेकंड भी लेंगे और तुरंत बोल देंगे कि ये ज़्यादा मीठा है। साफ दिख रहा है, क्वांटिटी वाटर की सेम है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसमें पानी की मात्रा क्या है, कम है, तो आप तुरंत बोल देंगे कि ये चीज़ है। लेकिन मैं अभी आपसे बोलूं कि बताइए कि 40 ग्राम NaOH में 52 ग्राम H2SO4 मिला रहे हैं और कहीं पर 38 ग्राम क्या कहते हैं NaOH में या फिर 126 ग्राम NaOH में 78 ग्राम हम H2SO4 मिला रहे हैं, तो बताइए वहां पर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। आप वहां पे आप कितना भी ट्राई करेंगे, आप बिना चीज़ों को जाने नहीं बता, आप ऐसे नहीं बता सकते जैसा आपने यहाँ पे बता दिया है। तो देखिए, इसी चीज़ को पढ़ने के लिए हम ये सारे चीज़ें पढ़ते हैं, मतलब कि कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करने के लिए कि ऐसी चीज़ें जहां पर हम केवल डायरेक्टली केवल सुनकर नहीं जान सकते कि क्या किसका कंसंट्रेशन अधिक होगा और किसका कंसंट्रेशन कम होगा, वहां पर हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। जहां तक मेरा मानना है, आपको पता होगा कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन सबको पता होगा क्या होता है कि आप अगर आपको डिफाइन करना है तो डिफाइन कर लीजिए कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। क्या बोला मैंने बोला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट सॉल्वेंट। क्या मतलब हो गया इसका मतलब ये हो गया कि एक यूनिट सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुला है उसको बोलेंगे हम क्या, उसको बोलेंगे हम कंसंट्रेशन। जैसे कि यहां पर यूनिट कितना था सॉल्वेंट 100 ml, यहां पे हमने चीनी कितना घोला 25 ग्राम, यहां पे यूनिट कितना था सॉल्वेंट का 100, चीनी कितना हमने घोला 100 ग्राम, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट सॉल्वेंट। क्लियर हुआ। अब जहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा उसी कंसंट्रेशन कम ज्यादा होगी, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे क्या हम, वेट बाय वेट। चलिए देखते हैं क्या होता है वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंट। चलिए देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि वेट है, वेट का अगर कहीं पर वेट है तो उसका मास कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि किसी का कुछ वेट हो और उसका मास ना हो? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। चलिए ठीक है, अब हमें पढ़ने की ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसमें कोई डेफिनेशन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको डेफिनेशन रटना है या एग्जाम में आएगा, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इसके बारे में कोई डेफिनेशन जाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं यही कहूँगा। बस आपको सिंपली पता होना चाहिए कि होता क्या है और आपके माइंड में सेटअप क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं लोग बोलूँ वेट बाय वेट परसेंट, तो मैं पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या मतलब हुआ, बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। मैंने बोला क्या होता है वेट बाय वेट परसेंट को कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं। सॉरी एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं भी ये बार बार गलती करता हूँ और कई लोग से होता है। हमेशा याद रखिएगा मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, ये गलती बहुत जेन्युइन है और कई बार मुझसे भी होती है ये बात। मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा। मैं भी भूल जाता हूँ बार बार कि यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन होता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, अक्सर हो जाता है। याद रखिएगा क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब क्या मतलब हुआ, जैसे मैं बोलूँ एक क्वेश्चन में दूँ कि 10 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज पता है क्या होता है, मुझे लगता है पता होगा आपको। सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, आपको पता है ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के क्या है, ये सब मिक्स एक तरह से आपके प्रोडक्ट्स हैं, कंपाउंड्स हैं। तो अगर मैं बोलूं कि 100 ग्राम सुक्रोज जो है वो 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है,
ठीक, ये क्वेश्चन दे दिया है कि 100 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, तो मुझे बताइए कि इसका वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा। बताइए इसका वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा। चलिए, क्या फॉर्मूला है निकालने का, तो हम यहां लिखेंगे वेट बाय वेट परसेंट। चलिए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10। अब देखिए क्यों मैं बोला हूं कि यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है या यहां पे हमेशा दिक्कत होती है। याद रखिएगा यहां मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, भले ही से ये घुला हुआ 100 ग्राम वाटर में है, लेकिन जब सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ होगा तो उस सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट होंगे, मतलब सुक्रोज भी होगा और वाटर भी होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 110 होगा। क्यों 10 प्लस 100, मतलब सुक्रोज और वाटर जब दोनों को मिलाएंगे तब तो सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां पर क्या बोला है मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब 100/10 इंटू 100। यहां तो आप जब निकालेंगे तो इसका आंसर मुझे याद है, आप निकाल लीजिएगा 9.09% आता है। यानी कि अगर हम 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करें तो उसका जो वेट बाय वेट परसेंट है वो 9.0% है। अगर हो सकता है कोई एक और एग्जांपल दे देता, जैसे मैं बोलता कि बताइए कि 33 ग्राम सुक्रोज जो है वो 230 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, और कहता कि बताइए इन दोनों को कंपेयर करिए कि कौन ज़्यादा मतलब किसमें ज़्यादा सॉल्यूट कंटेंट है। तो आप यहाँ से इजीली इससे निकालकर आप कंपेयर कर लीजिएगा। जिसमें ये परसेंट ज़्यादा होगा मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे ज़्यादा होंगे, जिसमें कम होगा उसमें क्या होंगे कम होंगे। यहाँ तक बात मुझे लगता है ये पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए ये बातें हम दोबारा भी करेंगे जब हम क्या करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चलिए भाई वॉल्यूम क्या हो गया, आसान सी बात है, वही सेम कहानी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बहुत बढ़िया बात हो गई यहाँ पे। यहाँ ध्यान रखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात हम यहाँ पर किए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए जैसे कि इसको, चलिए पहला मैंने आपको समझाया था सीधे तरीके से, अब चलिए पहले क्वेश्चन का उल्टा ले लेते हैं। क्या, जैसे मैं इसमें आप एक क्वेश्चन में दे दिया कि बताइए HCl सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन है ये, ऐसे एक क्वेश्चन है क्या, HCl सॉल्यूशन इज 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया है, सपोज करिए कि बताइए HCl सॉल्यूशन इज 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो बताइए कि यहाँ पर कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, ये बताना है आपको। देखिए अगर ये 7% है यानी कि आप कह सकते हैं कि सैमल, ये एक्वस है, तो आप कह सकते हैं 100 ml वाटर में घुला होगा। ये बात हम कैसे जान गए समझेंगे। देखिए ये कहा है कि HCl सॉल्यूशन इज 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि 100 में का 7% कितना होता है 7 ml, यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 ml जो HCl होगा वो 100 ml H2O में क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, टर्म से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हमने यहाँ पे वाटर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ सॉल्यूशन, यानी कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हटा दीजिए और यहाँ लिख लीजिए सॉल्यूशन। यानी कि आप यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कहीं दिया हुआ है कि HCl सॉल्यूशन इज 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आप कह सकते हैं कि 7 ml HCl किसमें घुला है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इसको आइए निकाल भी लेते हैं, इसी में हम पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 7 ml, वॉल्यूम ऑफ, याद रखिए यहाँ सॉल्यूशन दिया है, यानी कि इस 7 ml को घोलने के बाद 100% सॉल्यूशन बना है 100 ml, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 इंटू 100, कितना आ गया 7%। अगर ध्यान रखिए अगर यहीं पर सॉल्यूशन ना देके H2O दे दिया होता सपोज करिए और कहता अब बताइए कि इसका कितना परसेंट है, तो क्या करते हैं हम 7/107 इंटू 100 कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी दोनों तरीके से। 7% दे रखा है तो मतलब 7 ml इन 100 ml सॉल्यूशन,
ठीक। और अगर वाटर दे रखा है, ये बोला कि 7 ml HCl इन 100 ml वाटर, यानी कि ये। चलिए अगला देखते हैं क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आसान है, मास ऑफ सॉल्यूट। जहां पर भी वेट दिया हुआ है वहां आंख बंद करके मास लिख लीजिएगा। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि चलो सपोज सर एक एग्जांपल जो आपके एक बार बुक में दिया हुआ है वो देखते हैं। चलिए पहले मैं आपको सिंपल चीज से समझाऊं। मैं ये बोलूं कि 3 ग्राम शुगर घुला है, ये क्वेश्चन है। 3 ग्राम शुगर डिजॉल्व है 100 ml सोल्यूशन में। अब ध्यान रखिए यहां मैंने सोल्यूशन टर्म इस्तेमाल किया है। सोल्यूशन टर्म इस्तेमाल करने का मतलब यह हुआ कि इस चीनी को मिलाने के बाद ये 100 ml हुआ होगा, याद रखिएगा। यानी कि अगर हम जब पानी में चीनी को घोल दिए होंगे तब जाकर ये कहीं पर क्या हुआ होगा, 100 ml पे बना होगा। अगर यहीं पर वाटर लिखा होता तो यानी कि अगर वाटर लिखा होता, ये चीज नहीं लिखी होती और वाटर लिखा होता, इसका मतलब 3 ग्राम चीनी को 100 ml पानी में घोला गया है, ठीक। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि चीनी को घोलने के बाद इसकी जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ेगी क्योंकि पानी है। लेकिन चूंकि सोल्यूशन यहां लिख दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 ग्राम चीनी को घोलने के बाद जो आपको मिला है वो 100 ml है। ये बात क्लियर है। चलिए तो आइए निकालते हैं इसको। अब देखिए यहां पे एक चीज की बात करेंगे हम कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, यहाँ पे 3 ग्राम, सोल्यूशन कितना है, मास 100 इंटू 100, यानी कितना परसेंट हो गया, 3%। ये बात क्लियर यहां तक। चलिए आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके एनसीईआरटी का। तो मुझे लगता है कि ये 3 चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप घर पे बैठ के देख रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा, इसको लगाने का कोशिश करिएगा, और अगर जब नहीं हो पाएगा तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। तो क्या करेंगे हम, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा आप वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार खुद से कोशिश करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आपको क्वेश्चन लिख दूँ। ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शुगर सोल्यूशन इज 10% weight by volume. Find weight by weight percent if density of solution is 1.2 gram per ml, 1.25 ग्राम पर ml। चलिए ये क्वेश्चन है, एक बार पहले आप सॉल्व करिए, कोशिश करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। कोशिश करिए। अ शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड weight by weight percent if density of solution is 1.25 gram per ml। चलिए 1 2 3 4 5 आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पहली चीज क्या दिया हुआ है, वेट बाय वेट, यानी कि वेट बाय वेट दिया है तो हमें क्या निकालना होगा, पहले तो आपको लिख लीजिए जो आपको निकालना है। तो वेट बाय वेट परसेंट निकालना हमें, यानी क्या निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए अब देखिए यहां पर अब दिक्कत क्या फंस गई, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि यहां पे हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन असल में यहां पे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, दिया नहीं हुआ है, आपको जानना पड़ेगा। देखिए क्या इसलिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट था, इसमें मैंने इसको आपको पर्टिकुलर दिया कि इसमें आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहले दिया हुआ है 10% वेट बाय वॉल्यूम,
अगर 10% वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि 10 ग्राम चीनी या कुछ भी चीनी घुला है कितने में? 100 ml सॉल्यूशन में। ये पहली चीज थी जो यहाँ पे समझने वाली थी। इसमें से मैं बोला हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम शुगर जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है। ये बात मैं अभी कई बार पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। चलिए, पहला कहानी ठीक हो गया। अब दिक्कत क्या फंस गई है? दिक्कत ये फंस गई है कि अब ये तो ml है, ml का मतलब ये किस में है? ये इसका वॉल्यूम बता रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? मास। अब मास का एक बड़ा बढ़िया हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी यहाँ पर दी हुई है और वॉल्यूम हमें पता है, तो क्या निकल जाएगा? मास। आइए निकालते हैं। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.25 इंटू वॉल्यूम मतलब 100, मतलब 125 ग्राम। क्लियर है? अब देखिए ये यानी कि अब हमें मास ऑफ क्या निकल गया? सॉल्यूशन। तो आसानी से क्वेश्चन पुट कर दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 125 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। आइए कर लेते हैं। 25 से 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये होगा 8%। ये कितना होगा? ये 8%। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर यहाँ तक हो गई होंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और कभी कभी क्वेश्चन इसका रिवर्स भी आता है। रिवर्स का मतलब क्या कर देगा कि आपको ये दे देगा और ये पूछ लेगा, तो आप कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है आपका। चलिए अभी हम पीपीएम और पीपीबी को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ें हैं, तो ये कुछ बहुत वैल्यू वाली चीज़ें नहीं हैं, बेहद आसान चीज़ें हैं। आइए मैं आपको पहले समझा देता हूँ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो फिर मैं आपको चैप्टर वाइंड अप करता हूँ यहाँ से। देखिए, मोल फ्रैक्शन समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए मैं ये चीज़ें फिलहाल अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये कि ये बहुत आसान चीज़ें हैं, और तो इसको मैं लास्ट में एक बार आपको दे दूंगा, बता दूंगा इसको। चलिए हम पढ़ते हैं पहले मोल फ्रैक्शन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज है आगे इसका। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आइए इसको हम समझते हैं कि एग्जांपल से। सपोज करिए कि आपको पता है कोई सोल्यूशन है आपके पास, और उस सोल्यूशन में को पता है कि सोल्यूशन में 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट हो सकते हैं। तो यहां पर क्या है, ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है। आप सी डी ई एफ जी एच जितना ही मान सकते हैं, मैं यहाँ पे बस 2 मान के चल रहा हूँ। 3 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब मैं बोलूँ कि ए का यहाँ पर 1 मोल है। मोल समझाया मैंने क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ए कुछ भी हो सकता है, अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। बी कितना मोल है? सपोज से बी 3 मोल है। अब मैं बोलूं कि बताइए इस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना है सॉल्यूशन में? 1/4। कैसे मैंने निकाला? अगर मैं इसका पूछूं फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्या समझे? आइए देखते हैं। अगर मैंने बोला बताइए ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो कैसे निकाला आपने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है? 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है? 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है? 3। तो क्या हो जाएगा? 1/4। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है? 3। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कितना है? ए कितना है? 1। बी कितना है? 3। तो क्या हो जाएगा? 3/4। ठीक है, इसको आप डिनोट करते हैं अपने एनसीईआरटी में, आप देखेंगे जीटा से। क्या बोलते हैं इसको? जीटा। मोल फ्रैक्शन कैसे डिनोट होता है? जीटा, ये सिंबल है। तो मैं बोलूं बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, तो कितना है ये? जीटा ए इज इक्वल टू क्या है? Na अपॉन Na प्लस Nb। यही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, जीटा ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी।
ये बातें क्लियर है यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, याद रखिएगा कि किसी भी सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ मोल, अगर आप मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दीजिए तो उसकी वैल्यू आती है 1। जैसे दिखाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ए के जीटा ए कितना है यहाँ पे 1/4, जीटा बी कितना है यहाँ पे 3/4, यानी कि 1 + 4 + 3/4 इक्वल कितना होगा 1। तो यहाँ से क्या याद रखिएगा, जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1। ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा। तो कैसे आया ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और वो भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ और ये चीज़। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, कितना भी होता, अगर कहीं सी भी होता तो जीटा ए प्लस जीटा बी प्लस जीटा सी इक्वल टू 1 हो जाता। डी होता तो जीटा ए प्लस जीटा बी प्लस जीटा सी प्लस जीटा डी इक्वल टू क्या होता 1 हो जाता। चलिए, मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप रिवाइंड कर लीजिएगा। चलिए, मैं इस पर क्वेश्चन देता हूँ आपको। मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको एक, कि अगर 40 ग्राम NaOH को 54 ग्राम H2O में मिला दिया जाए तो बताइए यहाँ पे कि H2O का और NaOH का मोल फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए क्या निकालना है हमें, जीटा ए। क्या निकालना है हमें, जीटा ए। अब देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या, नंबर ऑफ 40 ग्राम NaOH का मोल कितना होगा, तो इसका मोल क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 40, NaOH 23 + 16 39 + 1 40, यानी कि 40। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1। आइए इसका नंबर ऑफ मोल्स डालते हैं। गिवन मास कितना है 54, मोलर मास कितना होता है 16 + 2 18, यानी कि कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स 3। यानी कि जीटा NaOH की बात करूं मैं तो कितना होगा 1/1 + 3, यानी कि 1/4। जीटा H2O कितना होगा 3, यानी कि ऊपर किसका रहेगा H2O का, नीचे 1 + 3 = 3/4। देखिए कोइंसिडेंटली वही आ गया जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीटा NaOH प्लस जीटा H2O 1/4 + 3/4 = 1। सो गाइस, आज के लिए हम यहाँ इतना रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको मैंने डिटेल में बताया है और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको जेईई तक में भी काम आ सकते हैं। तो सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।